बहुत पहले एक किसी साइंटिस्ट ने कहा था वी हैव टू ब्रेन्स। सबसे खराब चीज जो हमारे शरीर में है वो है स्वाद। स्वाद। ओके। मोटापे के ऑपरेशन को बैरिएट्रिक सर्जरी कहते हैं। ही वॉज 180 kg, 180 किलो के हो गए थे। क्रॉनिक एल्कोहलिक, ओके। रोज पीना है, ओके। रोज नॉनवेज खाना है, ओके। बहुत मीठा खाना है। सो ये बात मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़, कई सारे ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज से अफेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं होगा। सर ये कितने टाइप्स के हर्निया होते हैं भाई? अरे बाप रे, बहुत सारे होते हैं। जब भी किसी को स्टोन हो जाता है तो बात करते हैं बियर पी ले भाई, बियर पी ले। हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लिवर, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, इवन बोन हेल्थ। तो एक्सरसाइज करना इज मैं कहूँगा ये संस्कार होना चाहिए। ओके। इट शुड नॉट बी हैबिट, इट शुड बी अ संस्कार। कभी सोचा है हमारे बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं? हम दिन भर बिजी रहते हैं, काम में स्टक रहते हैं, जंक फूड खा रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में होते हैं। क्या ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के लिए सही हैं? बट इन सब चीज़ों में हम ओवरऑल हमारी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। सो ये क्या सही है, ये आपको समझना है। और यदि ये सही नहीं है तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हम बड़ी फॉर्मेट में देखते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स में। हमें डॉक्टर्स कंसल्ट करने पड़ते हैं। सो क्या इन सब चीज़ों के लिए हमें डॉक्टर से क्या समझना ज़रूरी है? क्या-क्या चीज़ों के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ? हमारी गट हेल्थ कितनी सही होगी? उसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अचल अग्रवाल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोसर्जन, बैरियाट्रिक एंड लेप्रोस्कोपी जीआई सर्जन, जो हमारे साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने कितने लोगों की सर्जरीज की हैं, कितने लोगों को ठीक किया है, उनकी गट हेल्थ के बारे में अब समझेंगे। वो सारा एक्सपीरियंस आज हम बात करेंगे डॉक्टर अचल अग्रवाल सर के साथ। बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू अंकित, थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है सर शो पे आके? मज़ा आ रहा है। आपकी टीम का एंथुजियाज्म देख के ऐसा लग रहा है कि यस, दिस इज हाउ थिंग्स शुड बी डन, इट शुड बी अ टीम वर्क। थैंक यू सो मच सर। शुरू करते हैं पेट से सर, क्योंकि आजकल यदि हम गैस्ट्रो सर्जन की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पेशेंट आते हैं कि सर मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एंड पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है ये पेन से शुरू होती है, कई बार स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है, कई बार फैट स्टोर हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें कहाँ से हमें ध्यान रखनी चाहिए, कहाँ से ये स्टार्ट होती है सर? देखिए, सबसे खराब चीज़ जो हमारे शरीर में है वो है स्वाद। स्वाद। ओके। ठीक है, हम जो खाते हैं उसी चीज़ से हमारे शरीर में मेजॉरिटी डिजीज़ आती है। ओके। बहुत पहले एक किसी साइंटिस्ट ने कहा था वी हैव टू ब्रेन्स। ओके। एक तो हम सबको पता है राइट। और दूसरा हमारे पेट में होता है। ओके। ठीक है, आप जो खाते हो उस हिसाब से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ओके। सो मेजॉरिटी ऑफ डिजीज़ सिर्फ गट की नहीं, गैस्ट्रो की नहीं, हार्ट, ब्रेन, किडनीज, लिवर, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, इवन बोन हेल्थ ओके। इज बाय द न्यूट्रिशन वी आर टेकिंग। ओके। सो आप क्या खा रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, हाउ वेल इज इट एब्जॉर्बिंग। ओके। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जो खा रहे हो प्रॉपर एब्जॉर्ब हो रहा हो। राइट। ठीक है, तो आप क्या खा रहे हैं, द चॉइस ऑफ योर फूड एंड हाउ योर गट इज रिस्पॉन्डिंग टू इट, ओके। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ डिसाइड करती है। सो योर ब्रेन इज गवर्निंग योर रूटीन लाइफ, ओके। बट हु इज गवर्निंग योर ब्रेन? इट इज योर जीआई सिस्टम। ओके। सो दैट इज द फर्स्ट ब्रेन आई से। ओके। ओके सर, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सर, क्योंकि कई बार जैसे आज की दौर में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिम फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पर फिटनेस पे फोकस करने के बाद बहुत सारे प्रोटीन्स लेते हैं। एंड बहुत सारे आज के डेट में, जैसे आज हम बात करेंगे, जिम में हम कभी भी जाते हैं तो क्रेटीन्स की बात होती है, प्रोटीन पाउडर्स की बात होती है। कई बार बोलते हैं कि आपको प्री वर्कआउट चीज़ें लेनी चाहिए। देयर आर सो मच ऑफ केमिकल्स इन दैट। आप क्या सजेस्ट करेंगे, वो आपके गट हेल्थ के लिए सही है, प्रॉपर रहता है सर? उससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं हार्म नहीं होता? सी, आई कीप ऑन सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट, क्योंकि मेरी बैरिएट्रिक पेशेंट प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो बहुत सारा वर्कआउट करके आए होते हैं, जो बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेके आए होते हैं, बट दे शुड बी एक्चुअली अंडर गाइडेंस। ओके। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक सप्लीमेंट बना है तो वो अंकित के लिए भी वैसा ही हो जैसे कि अचल के लिए। ओके। ठीक है, सो इट शुड बी डिसाइडेड बाय समबडी हु इज एक्सपर्ट, लाइक अ डॉक्टर बेसिकली, जो ये डिसाइड कर सके कि आपके लिए क्या बेटर है, मेरे लिए क्या बेटर है। ऑलराइट। आई हैव सीन many patients whose kidneys are disturbed because of the supplements they take in gym.
ओके ठीक है. सो दे शुड बी सुपरवाइज्ड. यस, दे आर गुड फॉर टू सम एक्सटेंट, बट किस में क्या अच्छा है ये चीज़ आप नहीं डिसाइड कर सकते. ठीक है. सो देर आर एक्सपर्ट्स हु डिसाइड फॉर दिस थिंग. सो ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो कर लेना इज समथिंग विच आई वुड से शुड नॉट बी डन. ऑलराइट. सो मतलब पूरे गाइडेंस के साथ हमें जो भी सप्लीमेंट्स हैं वो लेने चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सो क्या जैसे ये जिम सप्लीमेंट्स में हम बात करते हैं, डाइटिशियंस होते हैं जिम के अंदर ही. सो क्या वो जो कोचेस हैं उनसे डाइटिशियन लेनी चाहिए या डॉक्टर्स के पास जाके डाइट को No, dietitians are good enough. They are expert basically. So there are gyms who have dietitians. उन dietitians के recommendation से अगर आप कुछ ले रहे हो तो that can go. Dietitians are officially acceptable and they are certified people who can guide you for nutrition. तो उन लोगों का गाइडेंस. बट देर आर बहुत सारे जिम ऐसे हैं अंकित जो बोलते हैं कि हमारे डाइटिशियन, बट जिम डाइटिशियन नहीं है. ठीक है. और वो जिम ट्रेनर्स कोचेस ही बता देते हैं कि भाई मैंने ये लिया था, आप तो ये लो, सभी इससे ठीक हो रहे हैं. But that doesn't work in all. So basically, yes, if you are going to a gym, taking a supplement, make sure कि वो जो dietitians हैं उसके recommendation से ही वो चीज़ हो रही है. That dietitian should be trained and certified dietitian. And yes, if it is under dietitian recommendation, आप बिल्कुल ले सकते हो उसको. वेरी गुड सर. तो मतलब ये आप आगे जैसे मैं जानना चाहूँगा कि जो आपके प्रोफेशन में ही है गैस्ट्रो GI लेप्रोस्कोपी सर्जन एंड बेटियाट्रिक स्पेशलिस्ट. सो हम बात करते हैं, जैसे हम जिम की ही बात कर रहे हैं अभी, बेटियाट्रिक की बात करें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद फैट की बात होती है यहाँ पे. बेरियाट्रिक इज अ टर्मिनोलॉजी गिवन टू ओबेसिटी सर्जरी. मोटापे के ऑपरेशन को बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं. तो यस, इट इज़ रिलेटेड टू फैट. ओके. बट आपको एक चीज़ शायद पता हो, नहीं पता हो, इसको एक और नाम कहा जाता है मेटाबॉलिक सर्जरी. ओके. मेटाबॉलिक मतलब कि डायबिटीज सर्जरी, हाइपरटेंसिव सर्जरी. ओके. वो मोटे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस ऑपरेशन के बाद वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सर्जरी. ऑलराइट. सो ये एक मोटापे का ऑपरेशन है. और एक चीज़ और सरप्राइजिंग है, आपको शायद ये सरप्राइजिंग लगे कि ये ऑपरेशन एक्चुअली मोटापे के लिए बना ही नहीं था. ओके. ये तो पाया गया कि इस तरह के जब हम ऑपरेशन करते हैं तो इससे वजन भी कम हो जाता है. तो वेट लॉस एक्चुअली इस ऑपरेशन का साइड इफेक्ट था जो किसी समय में किसी और प्रॉब्लम के लिए किया जा रहा था. गैस्ट्रेक्टमीज और भी कारण से की जाती हैं, तो उसमें देखा गया वेट लॉस हो गया. ओके. तो फिर इसको वेट लॉस सर्जरी की तरफ प्रमोशन हो गया एंड पीपल आर डूइंग गुड. इट्स अ बून सर्जरी. वरदान है उन लोगों के लिए भैया. क्या बात है. वरदान है. आप विश्वास नहीं करेंगे अंकित जी, ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे लिए. आई स्टिल रिमेंबर अ पेशेंट जो मेरे से 8 साल पहले आए थे ऑपरेट करने, जयपुर से. ही वॉज अ रेसलर, ओके. वेरी फेमस रेसलर ऑफ हिज टाइम. बट बिकॉज एक लेवल के बाद वो अपना फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, और ऐसे पेशेंट्स में बहुत जल्दी वेट गेन होता है. तो ही वॉज 180 kg, 180 किलो के हो गए थे. चलते थे तो जांघें घिस जाती थी. डायबिटीज़ टू एन एक्सटेंट कि 140 यूनिट इंसुलिन रोज लगा रहे हैं. BP 220, 180. ओह माय गॉड. तो ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू हिज रूम. वो अपने रूम में ही रह पाते थे क्योंकि बोले मैं कहीं जा ही नहीं पाता. ओके. सोशल स्टिग्मा. एक बार आदमी फेमस हो जाए उसके बाद ही डजंट लाइक आउटकास्ट लाइफ, कि वो ऐसे नहीं रहना चाहता कि लोगों उसकी तरफ देख के उसको हंसी करे. ही वाज अ फेमस रेसलर वंस अपॉन टाइम. राइट. सो बेरियाट्रिक इज अ बून. ओके. आफ्टर सर्जरी उसने 90 किलो के आसपास कम किया. ही बिकेम 95 was his lowest weight. 180 से 90 kg तक अपना वेट रिड्यूस हो पाता है. हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है भैया. और मतलब ये तो 180 किलो था, इसलिए देर आर मोर हैवी पेशेंट्स जिनको ऑपरेट करते हैं उनमें और भी ज़्यादा हो जाता है. तो उसके बाद उसके लाइफ, यू वोंट बिलीव, ही इंजॉयड हिज लाइफ टू एन एक्सटेंट. उसने वापस से सोशली एक्सेप्टेबल हुआ. ही गॉट अ न्यू होप ऑफ लाइफ. आप विश्वास नहीं करोगे, वो एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स पे आ गया था बेचारा. ओह माय गॉड. बट बिकॉज इट वॉज अ सैशल टाइप. सो बेरियाट्रिक सर्जरी, यस, वेट लॉस होता है. Okay. और ये एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली ज़रूरत है इसकी. सो जैसे आपने भी बात की फेमस रेस्लर से, वैसे ही मुझे याद आया जैसे एक हमारे बहुत फेमस है रिचेस्ट पर्सन में आते हैं पूरे इंडिया में, अनंत अंबानी. एंड उन्होंने भी एकदम से अपना वेट लॉस किया था एक टाइम पे, एंड सडनली ही गेन्ड आफ्टर सम ऑफ टाइम. सो ही रिड्यूस लाइक एनीथिंग. बट क्या ये चीज़ वापस रिपीट होके भी आती है? किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बोल सकता मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म में, लेकिन वेट लॉस किसी भी तरीके से हो, ओके, वापस वेट गेन हो सकता है. ओके. देखो, आपको और मुझे एक चीज़ को समझना पड़ेगा, और अपनी ऑडियंस को भी, कि ओबेसिटी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है.
ओके वो कोई बीमारी को बना लिया है हमने, हम नहीं बनाया है, हमने लिया है। ओके वजन अंदर से नहीं बनता, मुंह से ही आता है। ओके ठीक है, जितना हमें ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खाया, जो क्वालिटी फूड था उसे ना लेते हुए हमने नॉन क्वालिटी फूड लिया बेसिकली, ओके और जहाँ हमें खर्च करना था एक्सरसाइज के फॉर्मेट में वो हमने खर्च नहीं किया, तो हमने वेट गेन किया। अब दिस इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बेराट्रिक सर्जरी कराने के बाद पेशेंट वेट लूज तो करते हैं, बट दे कैन रीगेन, बट रीगेन करना इतना आसान नहीं होता ऑपरेशन के बाद। उसके लिए आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा इरेगुलर होना पड़ेगा। आप मैंने देखे हैं वेट, मतलब इट्स बीइंग ऑलमोस्ट नाउ 14 ईयर्स ऑफ माय बेराट्रिक प्रैक्टिस, मैंने पेशेंट देखे हैं जिनका वेट रीगेन हुआ है, बट वो कौन है? क्रॉनिक एल्कोहलिक, ओके भाई रोज पीना है, ओके रोज नॉनवेज खाना है, ओके बट देन देयर आर सम साइकेट्रिक इश्यूज आल्सो इन सम पेशेंट्स, ओके बहुत मीठा खाना है, कुछ ओसीडीज होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में वेट रीगेन होता है। बट हाँ, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि यस इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और आप अपनी लाइफस्टाइल, बेसिकली बेराट्रिक में क्या होता है कि जितने पेशेंट हम लोग ऑपरेट करते हैं उनको हम साल भर तक भी फॉलो देम, हमारे डाइटिशियन पीछे पड़े रहते हैं उनके बुरी तरीके से, ओके कि सर ऐसा नहीं, ऐसा खाओ, ये नहीं, ये खाओ, So, चाय मतलब- तो ऐसे बनाओ। तो दे डेवलप अ न्यू टेस्ट ऑफ लाइफ, दे अंडरस्टैंड कि ये सही था, वो सही नहीं था जो मैं पहले कर रहा था। ऑलराइट, सो इवन आफ्टर सर्जरी हमें हमारे फूड इनटेक में कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, Control- एंड इवन उसको फॉलो करेंगे तभी हमारा वेट उतना कंसिस्टेंट रहेगा, एंड विदाउट हैविंग एक्सेसिव फूड हमारा वेट कंट्रोल रहेगा यदि हम उसे कंट्रोल में रखें। यस, देखिए बेराट्रिक सर्जरी कराने के बाद वेट तो कम होगा ही सही। अब समझ लो आपको 50 किलो कम होना चाहिए कायदे से, आपने सर्जरी करा ली, बट यू आर नॉट यू नॉट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, आप एक अच्छे पेशेंट नहीं हो, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, तो भी आपका वेट लॉस तो होगा, बट वो कितना होगा? 30, शायद 32, 30, 35 किलो। बट इफ़ यू वांट टू लूज 50 kgs, यू हैव टू फॉलो आवर एडवाइस। और वो एडवाइस सिर्फ 50 किलो कम करने के लिए नहीं है बॉस, वो आपको आगे अपना वेट मेंटेन करने के लिए भी है, क्योंकि वो उसी से आप सीखते हो कि मुझे आगे की लाइफ कैसे जीनी है, राइट? राइट सर, जैसे बेरियाट्रिक की बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, यहाँ पे भी फैट है, थाइस में भी फैट है, स्टमक में भी फैट है, एंड सम पीपल आर लाइक कि मेरे थाइस में फैट नहीं है, मेरे हाथ में फैट नहीं है, मेरे से स्टमक में फैट है। तो क्या ये बेरियाट्रिक सर्जरी में इंडिविजुअली भी फैट रिड्यूस किया जाता है? बेराट्रिक सर्जरी आपको ओवरऑल फैट मोबिलाइजेशन करती है। फैट लॉस किसी एक जगह से नहीं होता, फैट लॉस ओवरऑल होना चालू होता है, बट यू कैन ऑल्सो गाइड इट। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं हिप्स की, तो आपका फैट वहाँ से मोबिलाइज होना चालू होगा। सो यू कैन ट्रेन योर वेट लॉस पैटर्न। वो हम लोग बेसिकली पेशेंट को गाइड करते हैं, वी ड्रॉ सीमेटिक प्रिपरेशन करते हैं हम लोग बेसिकली कि इस पेशेंट को कहाँ से वेट लॉस करना है। उस हिसाब से उसको कुछ एक्सरसाइज एडवाइस भी की जाती है कि दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो बेसिकली वेट लॉस होगा तो हर जगह से, जहाँ जहाँ फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट है वहाँ से मोबिलाइज होगा, बट हम उसे गाइड भी कर सकते हैं कि बॉस यहाँ से गायब हो। ओके, सो मतलब सर्जरी के बाद हमें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है? भैया करनी पड़ती है क्या? सर्जरी के बिना भी एक्सरसाइज करनी चाहिए ना। आप Exactly. करते हो कि नहीं? आप यू आर सच Obviously. फिट पर्सन, मतलब मैं देख रहा हूँ कि बढ़िया हो तो एक्सरसाइज करते होगे, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। एक्सरसाइज करना इज मैं कहूँगा एक संस्कार होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी हैबिट, इट शुड बी अ संस्कार, राइट, जो आपकी जो ओवरऑल लाइफ कि को जो हमारे बच्चों से चालू होना चाहिए। सबको एक्सरसाइज करना चाहिए ना, तो एक्सरसाइज शुड बी अ संस्कार, इट शुड नॉट बी अ हैबिट। ओके, तो Very good, sir. वो कहते हैं ना कि एक अच्छी हैबिट नहीं, संस्कार होना चाहिए। सो ये संस्कार नहीं डेवलप था, तभी तो मोटे हुए बॉस। तो हमें मोटा बाद में हमको वेट मेंटेन करना है, तो यस वी हैव टू डेवलप अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, वेरी गुड सर। अभी जैसे आपने बात की थी इसके पहले कि जब कोई बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए आता है या कोई सर्जरी कराता है तो उसको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें उसके ना कम हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, yes. ये सारी चीज़ें होती हैं सर्जरी के बाद रिड्यूस, मतलब इसका इफेक्ट आता है? अरे बिल्कुल, इसको डायबिटीज़ का ऑपरेशन इसलिए बोलते हैं। देखिए बेराट्रिक सर्जरी में कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। आई वोंट गो इनटू डिटेल, क्योंकि आज हम आपको मैं क्या समझाऊँ उस चीज़ के बारे में। सो बेसिकली कुछ ऑपरेशन तो ऐसे होते हैं जिसमें अगले दिन से बेराट्रिक कंट्रोल हो जाता है। कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें वेट लॉस के साथ साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होता है। अधिकतर जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जो हमारी रिसर्च होती हैं, जो पेपर्स पब्लिश होते हैं, जिनके बेस पे हम डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हम पेपर्स के बेस पे हमारी प्रैक्टिस को मॉडिफाई करते हैं।
तो उसमें ये देखा गया है कि 60 to 80% रिजोल्यूशन ऑफ कोमोबिडिटीज, रिजोल्यूशन मतलब ठीक हो गया, एंड ऑलमोस्ट 100% पेशेंट हैव इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रीवियस कंडीशन। अच्छा, सिर्फ डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर नहीं, स्लीप एपनिया ये एक ऐसी चीज़ है जो कि खराटे आते हैं ना रात को। राइट सर, मैं भी लेता हूँ। देखिए, कुछ पेशेंट्स आपने लोगों को देखा होगा कि दिन में बैठे बैठे सो जाते हैं, ठीक है, बात करते करते सो जाते हैं। सो दे आर नॉट इंटेंशनली स्लीपिंग, इट इज़ अ डिजीज़। इसे स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। ये ओबेसिटी के कारण होता है, और ये सिर्फ नींद की बीमारी नहीं है, इट कॉजेज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर हार्ट। ओके, ऐसे पेशेंट्स को रात को बाईपैप मशीन वगैरह लगानी पड़ती है। सो जो पेशेंट एक्चुअली से सफ़र कर रहे हैं वो इस बात को अगर मेरी सुन रहे होंगे तो वो कोरिलेट कर पाएंगे कि हाउ डिफिकल्ट दिस सिचुएशन इज। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। बैराट्रिक सर्जरी के बाद पहले महीने के बाद जैसे ही पेशेंट का 10-15 किलो वजन कम होता है, स्लीप अपने गया। ओके, वेरी वो गुड, गया। वेरी नाइस सर, क्या बात सो है। इट इंक्रीजेज लॉन्जिटिविटी, ऑलराइट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है आपकी। वेरी गुड सर। मतलब स्लीप एपनिया भी साथ में चला जाता है। पर एक और मेरा सर क्वेश्चन था, बेसिकली जैसे इनफर्टिलिटी की हम बात करते हैं आज की डेट में, मोटापे के कारण कई बार चीज़ें ऐसी समझ में आती हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे, एज इन मेंस टर्म यदि बात किया जाए, हमारे स्पर्म काउंट उतने नहीं बन पाते। तो क्या ये बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कंसीविंग एज इन पेरेंट्स? बहुत सारे पेपर्स अब इसके ऊपर आ चुके हैं कि बैराट्रिक सर्जरी के बाद होता क्या है। बेसिकली बैराट्रिक ओबेसिटी के कारण आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, राइट, ठीक है। पीकॉस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत कॉमनली नोन है। राइट, आप आपकी फैमिली के फीमेल से पूछोगे तो दे वाज बी नोइंग कि पीकॉस क्या होता है, राइट, इतना कॉमन हो गया है। राइट, तो पीकॉस है या यदि हार्मोनल इम्बैलेंसेस है कि जैसे ही आपका वेट रेगुलराइज होता है ये सब हार्मोन बैलेंस में आने लग जाते हैं। ओके, एंड व्हाट इज प्रेगनेंसी? कंसीविंग इज ऑल गेम्स ऑफ हार्मोन्स। If your hormones are balanced, if your reproductive organs are in shape, राइट, तो you can conceive. Very So good, sir. obese infertile patients बहुत आते हैं हमारे पास जिनको हम बैराट्रिक ऑपरेट करते हैं and then they conceive normally. ओके, So the chances of conceiving improves after weight loss, Okay. be that by any means. Bariatric surgery is just one mode of doing weight loss. ओके, ओके सर। मेरा एक बस लास्ट क्वेश्चन था सर, जैसे हमने बैरिएट्रिक सर्जरी कर ली, वेट रिड्यूस कर लिया, उसके बाद हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो ये सिर्फ डाइट पे ही डिपेंड करता है कि हमारा वेट आगे गेन करेगा, या एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारा वेट कंट्रोल रहेगा, या कई बार कोई डिसीज़ वापस रिटर्न आ गई, जैसे डायबिटीज़ वापस आ गई, थायराइड वापस आ गया, तो हमारा वेट वापस गेन कर पाएगा इस सिचुएशन में, या करता है? इस क्वेश्चन को एक अलग फॉर्मेट में लेते हैं अपन बेसिकली, ठीक है ना। आपका पूछने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझ रहा हूँ। हम दो चीज़ को लेते हैं, क्या हमारा वेट वापस आएगा, क्या हमारी डिजीजेस वापस आएंगी, है ना। अब डायबिटीज़ है, उसके होने के कई कारण हैं, ब्लड प्रेशर होने के कई कारण हैं, सिर्फ वेट तो कारण नहीं था, है ना। हाँ, वो कंट्रोल हो गया, वापस आ सकता है, ठीक है। सो ये बात मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ दो चीज़ होती है, एक तो डिजीज़ की सिवियरिटी और एक ड्यूरेशन। एक होता है साहब मेरा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, दिस इज सिवियरिटी। और एक होता है सर मुझे 20 साल से डायबिटीज़ है, दिस इज क्रॉनिसिटी। ओके, सो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ड्यूरेशन रिलेटेड है। ओके, अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो भी एक समय के बाद वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी, पता है ऐसे कई सारे ऑर्गन्स हैं जो डायबिटीज से अफेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं होंगे। Right. आंखों का डायबिटीज पर असर होता है, right. रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, लिवर पे असर, बहुत सारी चीज़ों पे होता है। ओके, तो ये जब डायबिटीज इस ऑपरेशन के बाद ठीक होती है तो उस ड्यूरेशन पे ब्रेक लग जाता है। ओके, सो दैट इज द वंडर। ऑलराइट, अब समझ लो आपका 10 साल डायबिटीज क्योर हो गया, ओके, तो उसके बाद अगर आपको डायबिटीज हुआ भी तो एक तो वो बहुत माइल्ड स्टेज में रहेगा ऑलराइट, और वो डे 1 रहेगा बॉस उसका, वेरी गुड सर, वेरी गुड। है ना। मतलब इसमें कोई हार्म नहीं है, एंड समवेयर अराउंड इट इज़ बेनिफिशियल इन अदर वेज टू। मतलब सिर्फ आपकी बॉडी का, जो मैं समझ पा रहा हूँ, सिर्फ फैट ही नहीं कम हो रहा, साथ साथ आपकी अदर डिसीजेज भी, आपका हार्मोनल बैलेंस भी कंट्रोल हो रहा है, बिल्कुल। उनसे बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी की क्योर होती है। योर फील गुड, योर इम्यून सिस्टम, योर लॉन्जिटिविटी, योर हार्ट, योर लिवर, योर इंटेस्टाइन्स, राइट,
योर बोन हेल्थ, एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड। सो ये क्या सर सिर्फ सर्जरीज बेसिकली वो लोग कराते हैं जो एक एज में आ जाते हैं, जैसे आफ्टर 35-40, दोज पीपल हु डू दैट, और यंग पीपल ऑल्सो कम फॉर द सर्जरीज ऑन दिस? सी देयर आर सम गाइडलाइंस। ओके, जैसे मैंने कहा कि हम लोग सिर्फ गाइडलाइंस पे काम करते हैं। ठीक है। 18 से 65 साल की उम्र ऐसी होती है कि जिसमें आप बैरिएट्रिक सर्जरी सिर्फ मोटापे के लिए भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन 18 से नीचे या 65 से ऊपर का कोई पेशेंट है मेरे पास और वो मोटापे के कारण किसी भी एक अलग डिजीज से परेशान हो रहा है, ओके, मतलब कि ओबेसिटी उसकी लाइफ को रून कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, देन ऑल्सो आई कैन ऑपरेट दैट पेशेंट। वो पेशेंट बैरिएट्रिक सर्जरी करा सकता है। सो आइडियल एज इज 18 से 65। 18 क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो चुकी है, कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी छोटी मोटी हुई तो भी फर्क नहीं पड़ना, ओके, है ना। 65 बात क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी की कैपेसिटी सर्जरी को झेलने की, उसकी रिकवरी की थोड़ा स्लो हो जाती है। राइट, बट अगर कोई पेशेंट 68 ईयर्स का है और उसको सीवियर जॉइंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सीवियर डायबिटीज़ है, ही इज़ हैविंग स्लीप एपनिया, ओके, तो यस ही कैन अंडरगो अ बैरिएट्रिक सर्जरी, ओके, है ना। उससे उसकी लाइफ इम्प्रूव ही होगी। इम्प्रूव ही होगी, राइट। सो ये सर सर्जरी करने के बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी करने में, और मतलब ये क्या आगे की प्रोसेस रहती है कि कितने टाइम में वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जीना स्टार्ट कर सकता है? बहुत से एग्जांपल देता हूँ आपको। ओके, एक पेशेंट थे मेरे, ही वॉज अ डॉक्टर, ओके, मैंने उनका बैरिएट्रिक किया। ही वॉज फ्रॉम राजस्थान समवेयर, ठीक है। उनको पहला इंस्ट्रक्शन कि डॉक्टर साहब आप कार से जा सकते हैं, खुद ड्राइव मत करना प्लीज़, ठीक है। दूसरा इंस्ट्रक्शन कि डॉक्टर साहब 5-7 दिन ब्रेक ले लेना, है ना, प्रैक्टिस से। उनकी वाइफ का कॉल आया मुझे 3 दिन बाद कि सर ये खुद ड्राइव करके आए हैं और अगले दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। सो बेसिकली रिकवरी का मतलब क्या? बैरिएट्रिक सर्जरी के 6 घंटे बाद आप चल सकते हो, इफ चलना इज अ रिकवरी, यस 6 घंटे बाद रिकवरी। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे आप घर चले जाते हो, इफ गोइंग होम इज अ रिकवरी, 2 दिन रिकवरी। इफ यू कैन सिट एंड वॉक, सिट एंड डू योर ऑफिस वर्क, वो तो आप 2 दिन बाद करो, दैट इज अ रिकवरी। बट नॉर्मल लाइफ कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, दैट शुड टेक्स ऑलमोस्ट 8 to 10 days। कोई भी ऑपरेशन हो उसको 8 से 10 दिन का मान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑलराइट, वो बॉडी अपने आप में अडॉप्ट करती है Yes, चीज़ें, आप एंटीबायोटिक्स पे होते हो, आप कुछ और ड्रग्स पे होते हो, सो बेसिकली दिस ड्रग्स डू अफेक्ट यू। बट आप वॉक कर सकते हो, नॉर्मल कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो बिल्कुल जनरली। बिल्कुल। पेशेंट बाहर से आते हैं हमारे पास इंदौर, ओके, पेशेंट आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं, वो नहीं रुकते ना, नहीं रुक सकते इतने दिन यहाँ पे हमारे साथ, तो दे ट्रैवल बैक, दे फ्लाई बैक, दे कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, हर तरह के से जाते हैं। सो ट्रैवलिंग इज़ नेवर एन इशू। बट ड्राइव करने का मैं मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? ड्राइव भी कर सकता है पेशेंट, बट बस ऑपरेशन हुआ है, सामने कोई आ गया, आपको उस वक्त हल्का सा कुछ पेन हुआ, आप नहीं ब्रेक लगा पाए तो उसका भी नुकसान, आपको नुकसान। सो कीप योरसेल्फ ऑन लो प्रोफाइल फॉर नेक्स्ट 10 days। उसके बाद जो करना है करो ना, वेट आपका कम हो रहा है, मजे करो खूब। वेरी गुड सर। इसमें एक और चीज़ थी सर, जैसे आपके प्रोफेशन में ही एडेड है GI लेप्रोस्कोपी एंड बैरिएट्रिक सर्जन, राइट? सो ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है लेप्रोस्कोपी के थ्रू होती है ये, या बेसिकली काट के किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स का एक टैबो है, हम समझते हैं कि इस काट फीड डालेंगे यार पेट में, पता नहीं कितने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ है? देखो, मेडिकल साइंस बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है ना। वो हर मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन जो पेट के पहले पूरे पेट खोल के किए जाते थे, आजकल लैप्रोस्कोपी से होते हैं। लैप्रोस्कोपी क्या होता है? बेसिकली छोटे छोटे कट, 5 mm 10 mm के कट से आप ऑपरेशन कर देते हो, ठीक है ना। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कांटे और चम्मच से खाना खाना और एक रोटी तोड़ के खाना, ठीक है, वही अंतर है, ठीक है। सो बेसिकली वी यूज़ 2 पोर्ट्स, एक दूरबीन का पोर्ट होता है, उससे हम ऑपरेशन करते हैं। तो बैरिएट्रिक सर्जरी सारी लैप्रोस्कोपी से ही होती है, ठीक है, इसीलिए इतनी फास्ट रिकवरी है ना। बल्कि सिर्फ बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं, आजकल तो पेट के बड़े बड़े ऑपरेशंस हम लोग दूरबीन से कर रहे हैं, पेट के कई सारे कैंसर्स को हम लोग दूरबीन से ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, उसकी एक लिमिटेशन है, बट अगर हम बैरिएट्रिक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो सारी बैरिएट्रिक सर्जरी दूरबीन से होती है। ओके, ऑलराइट। एंड सर लेप्रोस्कोपी सर्जरी बेसिकली होती क्या है, एंड ये कौन सी डिसीज़ में बेसिकली यूज़ की जाती है? देखो, लैप्रोस्कोपी जैसा मैंने बताया कि पेट नहीं खोलता है पूरा और छोटे छोटे कट से ऑपरेशन होता है। एक पोर्ट, एक कट, उसको हम पोर्ट बोलते हैं, उसमें पोर्ट डालते हैं, उसमें हम दूरबीन डालते हैं और बाकी वर्किंग पोर्ट्स रहते हैं 5-5 mm के। अब इससे आपकी जो, और टीवी पे देख के ऑपरेशन करते हैं तो सब कुछ मैग्नीफाइड दिखता है।
मैग्नीफाइड दिखने का फ़ायदा क्या है कि छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गन आपको विजिबल होता है, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते मतलब हैं। उसके अंदर कैमरा लगा होता है सर अंदर? हाँ हाँ, यस, एक पोर्ट में कैमरा लगा रहता है, इट इज़ कनेक्टेड टू अ टीवी मॉनिटर। Alright. वो भी सब मेडिकल मॉनिटर्स होते हैं। वेरी हाई डेफिनेशंस 4K सिस्टम्स, 3D सिस्टम्स अवेलेबल है आजकल हमारे पास, है ना। ओके, यू फील लाइक यू आर सिटिंग इन द एब्डोमेन एंड ऑपरेटिंग, ऑलराइट, ठीक है ना। ऑलराइट, तो बहुत फाइन डिटेल्स आप पेशेंट के ऑर्गन्स की देख पाते हैं, छोटी छोटी वेसल्स कहाँ से जा रही है देख पाते हैं, ओके, छोटी छोटी ऑर्गन्स की कई बार हमारे शरीर के अंदर एनोमलीज होती हैं। ऑलराइट, जरूरी नहीं कि सबका बॉडी एक जैसा बना होता है, ठीक है ना। तो हम कोई रट के नहीं ऑपरेशन कर सकते, हमें देखना पड़ेगा, और दिखेगा अच्छा तो ऑपरेशन अच्छा होगा। ओके, तो मैग्नीफाइड विजन के अंदर लैप्रोस्कोपी में फ़ायदे होते हैं कि प्रेसाइज सर्जरी ऐसी जगहों पे जहाँ पे ओपन आइज से देखना मुश्किल होता है, ओके, वहाँ पर भी उस जगह पे घुस के बड़े बड़े ऑपरेशन करके निकल आना। और रिकवरी इतनी फास्ट, क्योंकि छोटे छोटे कट है, पेशेंट को ऐसा पेन होता ही नहीं मेजरली, कुछ 6 घंटे बाद चल पाता है, अगले दिन मेजॉरिटी घर हो जाता है। आपने पूछा कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, मेरे हिसाब से बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, एक सीजरियन सेक्शन के अलावा ही सब कुछ हो जाता है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, मेजरली जो होते हैं, जो बहुत कॉमनली होते हैं, वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, अपेंडिक्स, हर्नियाज, हाइटस हर्निया, एक्लेजिया। गायनेक सर्जरीज बहुत सारी होती हैं, जैसे हिस्टेक्टमी, मायोमेक्टमी, फिर किडनी सर्जरीज। आजकल नेफ्रेक्टमी, जो रीनल ट्रांसप्लांट होते हैं, उसमें भी जो नेफ्रेक्टमी होती है डोनर की, वो भी लैप्रोस्कोपी से होती है। बेराटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी से होती है। कई प्रकार के कैंसर, जैसे कि हम लोग कॉलोनिक कैंसर, स्टमक कैंसर, सब लैप्रोस्कोपी से करते हैं। सो बहुत बहुत डोमेन बढ़ गया है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इवन आपने जैसे अभी बात की सर हर्निया की, एंड आपने ये बेसिकली, मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ सर, ये हर्निया बेसिकली ये पेट में कैसे होता है, क्या होता है सर, ये थोड़ा सा एक आइडिया। कमरे में खिड़की होती है ना, वो हर्निया है, ठीक है। जब भी पेट की दीवार कहीं से फट गई और एक खिड़की बन गई, तो क्या होता है, अंदर से जो आते होती हैं वो बाहर आ जाती है, उसमें से झांकने लगती है, मतलब ये क्या पेट में छेद हो जाता है सर? पेट में छेद हो जाता है। ओके, और कुछ ये मतलब कैसे पोटेंशियल होता है, जगह, ये कैसे होता मैं है वही बता रहा हूँ, कुछ पोटेंशियल जगह होती है हमारे शरीर में जो वीक होती हैं। ओके, जैसे नाभि वीक होती है ओके, है ना। बचपन में एक बच्चा माँ के गर्भ से नाभि से ही जुड़ा हुआ होता है, राइट, तो नाभि वीक होती है, राइट, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हर्निया के चांसेस होते हैं। ओके, इंग्वाइनल रीजन, जो पुरुषों में सबसे ज़्यादा कॉमन हर्निया वही होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंग्वाइनल रीजन है वो हुआ तो 4 लिम्ब के हिसाब से था, राइट, बट हमारा जो स्टैंडिंग पोस्चर है, क्योंकि हम चलते 2 पैर पे ही है ना, Correct. 4 पैर पे तो नहीं चलते अब हम, राइट, 2 पैर पे चलने के कारण जो इंग्वाइनल रीजन हमारी वीक एरिया है, जहाँ से स्क्रोटम में सारे वेसल्स जाते हैं, वो एरिया वीक हो जाता है। ओके, तो ये वीक एरिया फिर किसी कारण से, समझ लो आपने भारी सामान उठा लिया, जोर से खांसने का प्रॉब्लम हो गया, किसी को बहुत जोर जोर से खांसी आ रही है, या कोई भी इस तरह के कारण होने के कारण वहाँ पे वो एरिया थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है या फट जाता है, तो पेट के अंदर के आते बाहर आ जाती है। पुराना कोई ओपन सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है हर्निया। ओपन सर्जरी के बाद जो जगह है वो वीक रह गई, ओके, वो जगह फट जाती है, वहाँ से हर्निया हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं का एब्डोमेन स्ट्रेच होता है, तो वहाँ से वो नाभि स्ट्रेच हो जाती है। तो फीमेल्स के अंदर अम्बिलिकल हर्निया इज़ वेरी कॉमन। ओके, सो देर आर, अच्छा, एज के साथ हर्निया होता है, फिर कुछ जन्मजात भी होता है, ओके। बट वो कई बार बाद में पता लगता है। सो जैसे आपने बोला सर कि वुमेन्स को भी हो जाता है, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो जाता है। सो ये जब होने लगता है तो पता कैसे पड़ता है? बट बेसिकली अपने आप इसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं या कैसे रहता है सर ये? देखो, जहाँ भी आपको हर्निया है वहाँ पे एक स्वेलिंग सी लगती है, ओके, एक फूलापन महसूस होता है। और शुरुआती स्टेज जब इस चीज़ की है, तब आप ये नोटिस करेंगे कि जब मैं चलता हूँ या जब मैं खांसता हूँ, जब मैं दौड़ रहा हूँ, खड़ा हूँ बहुत देर तक, तो वो फूल गया, लेटा था तब तो अंदर चला गया। क्योंकि व्हेन यू आर लाइंग डाउन, यू आर रिलैक्स हुए तो इंटेस्टाइन अंदर चल जाती है। ओके, बट ग्रेजुअली क्या होता है कि वो इंटेस्टाइन वहीं पे चिपकने लग जाती है। ओके, दैट टाइम पेशेंट डेवलप माइल्ड पेन ऑल्सो, उसको पुलिंग सेंसेशन आता है, वो इंटेस्टाइन अंदर नहीं जाती, और देन कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स। सो मेन उसका जो सिम्टम है जिससे पता लगता है वो स्वेलिंग आना, उससे स्वेलिंग आना होता हाँ। है। ओके, और सर क्या बिना सर्जरी के भी ट्रीट किया जाता है? विदाउट सर्जरी इट इज ट्रीटेबल? नो, नो, हर्निया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। सिर्फ ऑपरेशन? हर्निया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन, हर्निया का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। वो एंटरटेनमेंट हाँ, राइट, ओनली सर्जरी एंड ओनली सर्जरी। तो बिना, मतलब जो लोग बेसिकली हर्निया यदि है उन्हें और पेट में स्वेलिंग है, सिम्टम्स हैं, तो वो बेसिकली ज़्यादा इसको लॉन्ग लास्ट नहीं खींचे, डॉक्टर को दिखाएं।
एंड टाइमली बेसिस पे डॉक्टर से कंसल्ट लें एंड सर्जरी बेसिकली कराएं. बीइंग अ हर्निया प्रैक्टिशनर, मेरे पास अंकित ऐसे कितने पेशेंट आते हैं. अभी कल की बात है, आई सॉ पेशेंट विद दिस बिग हर्निया. ठीक है, मैंने बोला कि आप क्या मुहूर्त निकाल रहे थे? वाई आर यू वेटिंग? तो जब तकलीफ कुछ भी नहीं थी. सो पीपल कीप ऑन प्रोलॉन्गिंग इट. क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी, दूसरी हमारी फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स भी बोल देते हैं ठीक है छोटा सा हर्निया है, अभी देख लो, करा लेना बाद में. बट जब ये फंसता है, धीरे धीरे बड़ा तो होगा ही सही. ठीक है, तो जब फंसता है या बड़ा होता है, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम. सो पेशेंट वेट करते रहते हैं कि भाई उसमें मुझे कोई तकलीफ तो हो. बोले साहब तकलीफ तो कुछ भी नहीं थी मुझे, हर्निया 5 साल से, लेकिन तकलीफ कुछ भी नहीं थी डॉक्टर साहब. तो फिर आप क्यों दिखाने हैं? हाँ, अब मुहूर्त निकाला ना. Alright. सो बेसिकली क्या होता है कि कहीं ना कहीं आजकल अवेयरनेस बहुत होने लग गया है. जैसे आप और हम बैठ के आज अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, Right, है ना. right, sir. सो ये सब चीज़ सुन के कहीं ना कहीं पेशेंट सोचता है कि चलो यार एक बार मैं मिल तो लेता हूँ. Exactly. ऐसे पेशेंट आते हैं सर. राइट. ठीक है. बिल्कुल सर. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जरा सा भी यदि कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो कंसल्ट ज़रूर करें डॉक्टर को. आप अपने आप को लाइटली मत लो. ठीक है, डोंट प्ले विथ योर बॉडी. कुछ चीज़ जो ट्रीटेबल है उसको नॉन ट्रीटेबल मत बनाओ यार. यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ एज वेल एज फॉर ट्रीटिंग डॉक्टर्स ऑल्सो. कॉम्प्लेक्स हर्निया हमारे लिए कॉम्प्लेक्स ही है ना. ठीक है, आज उसको ऑपरेट करना इज मोर डिफिकल्ट देन ऑपरेटिंग अ सिंपल हर्निया. राइट. सर ये कितने टाइप्स के हर्निया होते हैं बाय द वे? अरे बाप रे, बहुत सारे होते हैं. अम्बिलिकल हर्निया, नाभि का हर्निया, इंसिजनल हर्निया जो पुराने ऑपरेशन की जगह का हर्निया है. ओके. उसके अलावा इंग्वाइनल हर्निया जो नीचे पैरों जांघों के बीच की जगह पे हर्निया होता है. Okay. अब इंग्वाइनल हर्निया में भी 3-4 तरह के होते हैं. ओके. फिर उसके अलावा हाइटस हर्निया होता है जो Okay. छाती और पेट के बीच का हर्निया होता है. ओके. फिर और भी कुछ होते हैं, स्पीचिलियन हर्निया, ऑपरेटर हर्निया, वह सब नहीं बताऊंगा मैं आपको. मतलब बहुत टाइप के हर्निया हो गए. ऑलराइट. सो ये सारे हर्निया ट्रीटेबल होते हैं लेकिन? दे ऑल आर ट्रीटेबल. मेजॉरिटी ऑफ देम आर ट्रीटेबल एंड दे शुड बी ट्रीटेड ऑन टाइम. सो ये सर आप बेसिकली इसमें 2-3 और चीज़ें हैं मेरे पास कि जैसे हर्निया मैं कंफ्यूज रहता हूँ मोस्टली. हर्निया जैसे आज मुझे क्लियर हुआ, आपने बताया तो कि बेसिकली पेट के आसपास होता है. एंड बट ये मुझे ना कंफ्यूज करता था पहले. जैसे मैं एक नाम सुनता हूँ पाइल्स, फिस्चर, फिस्चुला. मेरे को लगता था कि ये तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन हर्निया के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है. बट नाउ यू हैव क्लियर्ड इट कि हर्निया इज़ अ डिफरेंट पार्ट. सो ये पाइल्स क्या होता है सर? देखिए, पाइल्स, फिशर और फिस्टुला ये तीनों एनल प्रॉब्लम्स हैं. एनल मतलब मल द्वार की जगह की प्रॉब्लम. पाइल्स नसों का गुच्छा होता है. फिशर मोशन के रास्ते में कट लग जाने को बोलते हैं. और फिस्टुला बोलते हैं लेटरिन के रास्ते से, मोशन के रास्ते से बाहर चमड़ी तक कोई रास्ता बन जाना. ठीक है. अभी हो तो कई चीज़ों के कारण हो सकता है, बट इसका 99.9% रीज़न जो होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन. ओके. कब्जियत. कब्जियत होना मतलब कि उसकी भी डेफिनेशन है, लोगों को नहीं पता होता कब्जियत होती है. बहुत कॉमन चीज़ है. कब्जियत एक हिंदी वर्ड है. मैं पेशेंट पूछता हूँ आपको कब्ज होती है क्या? बोले हाँ साहब होती है. मैंने क्या होता है कब्जियत? बोले साहब वो एसिडिटी होती रहती है. दैट इज़ नॉट कब्जियत. कब्जियत क्या होती है? मोशन टाइट आना, ओके. मोशन में ज़्यादा जोर लगाना, मोशन में ज़्यादा समय लगना, ओके. मोशन करने के बाद भी ऐसा लगना कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है. ओके. आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना. पहले मैं दिन में 2 बार स्टूल पास करने जाता था, अब मैं 1 ही बार जा रहा हूँ. ओके. ये 4-5 तरह की चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में कहलाती है. कब्जियत Okay, इनको कहते हैं. टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठना या मोशन में जोर लगाने के कारण नीचे की वेसल्स जो होती हैं, हमारे जो नसें होती हैं, वो उनका गुच्छा बन जाता है, सूज जाती हैं, वो पाइल्स बन जाती हैं. ओके. ठीक है, इसको पाइल्स कहते हैं. ऑलराइट. पहले 2 प्रकार के होते हैं, ये भी अंदर के बाहर के. ओके. ये धीरे धीरे बड़े होते हैं, अंदर बाहर के एक भी हो जाते हैं कई बार. सो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ इट. ओके. ओके. सो मतलब जो सर आजकल यंग यूथ को देखें हम तो वो फ़ोन को लेके कमोड पे बैठे रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं. सो ये बेसिकली वहीं से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम आना? वहीं से स्टार्ट होने का नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ दैट इज़ अ मेन रीज़न. दैट इज़ ऑल्सो अ मेन रीज़न. बेसिकली आप मोशन टॉयलेट में जितनी देर बैठे हैं, स्पेंडिंग मोर टाइम इन द टॉयलेट्स ऑल्सो कॉजेज मोर प्रेशर ऑन योर एनस. तो ये तो बहुत बड़ा रीज़न है ही सही. अभी यंग पेशेंट बहुत आते हैं पाइल्स लेके. और कॉन्स्टिपेशन से इंटेस्टाइन्स धीरे धीरे वीक होती हैं.
तो एक बार आप इस कास्केट में फंस गए अगर, तो फिर आपको हमेशा के लिए प्रॉब्लम होती है. सो हैविंग दिस हैबिट कि हम मोबाइल लेके बैठे हैं, आते हैं पेशेंट, मेजॉरिटी वाइफ्स कंप्लेन करती है, सर ये हस्बैंड है मेरे बाथरूम से पौना घंटे में बाहर आते हैं. वो क्या करते हैं नहीं मुझे नहीं पता, किसके साथ बात करते हैं, बट हम मोबाइल जरूर देखते हैं. तो लेकिन मोबाइल ज़्यादा लेके बैठना भी प्रॉब्लमेटिक है. यस डेफिनेटली. ओके ओके. सो बेसिकली सर ये सारी जो गट हेल्थ की चीज़ें हैं ये हमें एक प्रॉपर डाइट को मेंटेन करने के साथ साथ रखनी ज़रूरी है. करेक्ट. शुरुआत कैसे की थी अपन ने, है ना. 2 ब्रेन है, ठीक है ना. इस ब्रेन को आपको एक अच्छा फूड देना पड़ेगा, एक हेल्दी फूड जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो, न्यूट्रिशंस अच्छे हों, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कम हों. ये सब चीज़ें से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है. वाटर इनटेक एडिक्वेट होना चाहिए. कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, आपको पता है, पानी नहीं पीते लोगों. ठीक है, आपने भी शायद ये चीज़ नोट किया होगा. मैं भी नहीं पीता हूँ सर. हाँ. मतलब आई ट्राई टू हैव इट 3 लीटर्स इन अ डे, बट शायद मुझे लगता है कि मैं 1 या 1.5 लीटर पे ही फिनिश हो जाता हूँ. भूल जाते हैं हम. एग्जैक्टली. आप काम में इन्वॉल्व हो गए, भूल जाते हैं. हमारे साथ ऐसा होता है. मैं सुबह सुबह 8 बजे सर्जरी के लिए निकलता हूँ, कई बार मुझे शाम को आ जाता है यार आज सुबह से तो पानी नहीं पिया. सो आई हैव मेड इट अ रूल. मैं अपने ऑफिस में, अपने क्लिनिक पे, जब भी हमारे यहाँ की हेल्पर्स हमें पानी सर्व करती है, शी ऑलवेज ब्रिंग 2 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ओके एंड आई मेक श्योर कि आई ऑलवेज ड्रिंक 2 ग्लास ऑफ वाटर टुगेदर, ओके. ताकि मेरी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए. तो वाटर कम, पानी कम पीना सबसे बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का. ओके. ठीक है, न्यूट्रिशन तो अच्छा लेना जरूरी है ही सही. मतलब सर पानी का इंटेक आपको मिनिमम कितना रखना चाहिए? 2 से 2.5 लीटर इज अ गुड इनटेक. ओके. जैसे अभी ठंड का टाइम चल रहा है सर, तो ठंड में कई बार पानी की भूख नहीं, मतलब प्यास नहीं लग पाती है इतनी, एंड इंटेक कम हो जाता है. सो ठंड में रिक्वायरमेंट भी कम रहती है. Okay. ठीक है, सो वो इंटेक जो थोड़ा बहुत कम होता है ठीक है, ओके. बट थोड़ा बहुत आप इंटेंशनली वाटर लेते रहें बीच बीच में, दैट इज़ अ गुड हैबिट. Okay. और अगर नहीं ले पा रहे हैं, आपको पता है कि मेरा शेड्यूल बिजी है, तो मेक श्योर कि जब ज़्यादा पी सकते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पी लिया भाई. 1 ग्लास से लेकर 1.5 ग्लास पी लिया, वाटर तो चला गया अंदर, राइट. है ना. ओके कुनकुना पानी पीना इज गुड. ओके. ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर पी लो दिन में 2-1 बार. तो वो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन हेल्प हेल्प करता है. ओके. कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है. राइट. सर बीच में आपने देखा होगा कोविड बहुत बड़ा एक डिसीज़ आया था हमारे सामने, एंड इट ड्रास्टिकली चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ एवरीवन. एंड उसका सर ये बेसिकली कहीं रिलेवेंसी था अपने गैस्ट्रिक इश्यूज से? कोविड एक वायरल डिजीज़ था जिसमें लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट खुद के साथ किए. ओके. लोग आज भी वो एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहे हैं. ओके. काढ़ा पी रहे हैं रोज. जैसे आपने भी एक में ल्यूकवार्म वाटर की बात की थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा. हाँ, काढ़ा पी रहे हैं रोज. ठीक है ना. सीवियर गैस्ट्राइटिस के साथ आ रहे हैं हमारे पास. ओके. सो बेसिकली कोविड एक वायरल डिजीज था, उसका जीआई से रिलेशन नहीं था. हाँ, कोविड के सिम्टम्स जीआई में भी आए थे. ओके. ठीक है ना. और सेकंड वो म्यूकर जो डेवलप हुआ था, उसमें हमने कई सारे एब्डोमिनल सर्जरीज करी जिसमें हमने म्यूकर पाया. ओके. है, बहुत सारी तो नहीं, बट देयर आर फ्यू सर्जरीज व्हाट वी डिड इन दैट. Okay. सो बेसिकली गट तो आपका न्यूट्रिशन को डिसाइड करती है, आपकी इम्यूनिटी पावर को डिसाइड करती है. आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो आप वायरल से भी थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्टर रहेगा आपके पास, तो आपको इतना इफेक्ट नहीं आएगा. राइट. बट कोविड में लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को, लोगों की कहानियां सुन सुन के, इंस्टा पे, फेसबुक पे रील्स देख देख के पता नहीं क्या क्या अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करे, जिसके कारण उनका जीआई बहुत डिस्टर्ब हुआ. ओके. लिव अ नॉर्मल लाइफ. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं करना है. राइट. वो जो गलत है वो मत करो ना यार. एग्जैक्टली. ठीक है ना, समय पे खा लो. राइट. पूरे टाइम भूखे मत रहो, रात को लेट मत खाओ. राइट. जितनी भूख है उससे कम खाओ. बहुत ज़्यादा तला गला मत खाओ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला मत खाओ. मेक श्योर यू आर टेकिंग एडुकेट अ हेल्दी प्लेट. हेल्दी प्लेट मतलब प्रोटीन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, थोड़ा सा फैट्स हो, न्यूट्रिशंस हो. तो ये हेल्दी प्लेट ले रहे हो तो आपको जरूरत है ना रोज खाना पीने की यार. ओके. राइट. ये समवेयर अराउंड ये हमारे प्रॉपर बॉडी की हेल्थ इम्यून को बराबर रखेगा यदि अपना प्रोटीन इंटेक सही रखा है अपना. करेक्ट. ओके. बट सर ये ल्यूकवार्म वाटर जो हम जनरली लेते हैं, जैसे मेरी मदर बहुत ज़्यादा लेती है, हाँ हाँ हाँ. एंड शी इज़ लाइक कि नहीं ये कोविड के बाद तो अब लेना ज़रूरी है, वायरस वापस आ गया तो. सो ये बट समवेयर अराउंड आई बिलीव ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी सही रखता है. ल्यूकवार्म वाटर आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट वी एज अ डॉक्टर्स फील इज दैट. बट पूरे टाइम ल्यूकवार्म वाटर पीने का कोई सेंस नहीं बनता. यू कैन टेक नॉर्मल फिल्टर्ड वाटर. प्यूरिफाइड वाटर होना चाहिए.
ल्यूक वार्म वाटर हम मेनली पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई अर्ली मॉर्निंग ले लीजिए, इट कीप्स योर थ्रोट एंड एवरीथिंग गुड, आपके जीआई सिस्टम को एक्टिवेट करता है वो, तो आपको जीआई मोटिलिटी बढ़ती है उससे, तो कॉन्स्टिपेशन फ्री रहते हैं, क्लीनिंग अच्छी होती है बॉडी की। पर दिन भर ल्यूक वार्म वाटर पीना कोई सेंस नहीं बनता, और कोई मैंडेटरी भी नहीं है, ओके और ऐसा नहीं है कि वो नहीं पिया तो वायरस वापस आ जाएगा। ओके सर ये जैसे आपने मॉर्निंग की बात की, कई लोगों को मैंने देखा है बहुत से लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हैं एंड उनके बाद उनको ये इश्यूज भी आ जाता है, एसिडिटी हो रही है या बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं, एक्सेसिव फूड ले लेते हैं, एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन इश्यूज हो रहे हैं, ये क्यों होता है सर? सी बेसिकली अगर आप बहुत देर तक 16 घंटे 18 घंटे कुछ नहीं लेंगे, तो द एसिड सिक्रीशन साइकिल व्हाट यू हैव इन योर स्टमक, वो तो एसिड सिक्रीशन हो ही रहा है, ठीक है। दोज एसिड कॉजेस बर्निंग ऑफ योर स्टमक वॉल, तो बेसिकली अल्सर्स डेवलप होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये सब चीज़ें कॉमन है। बहुत ज़्यादा देर भूखे रहने से एसिडिटी होती है, दिस इज़ अ नोन फैक्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस होता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट यस इट हैज़ इट्स ओन कॉन्स। ओके ऑलराइट, सो मतलब आप, यदि मैं बैरियाट्रिक सर्जरी की बात करूं तो उसमें जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसको कभी भी ऐसे सजेशंस देते हैं या ऐसे कोई रिकमेंडेशन करते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग यदि वो फॉलो कर रहा है तो नहीं करे या करनी चाहिए? सी एज अ ओबेसिटी स्पेशलिस्ट हम कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग के पेशेंट को एडवाइस नहीं करते, ठीक है। वी हैव अ टीम ऑफ डाइटिशियंस, ठीक है, जो उनको पूरे टाइम कुछ ना कुछ खिलाती रहती है। फीड शुड बी सिस्टमैटिक, रेगुलर पीरियड्स में होना चाहिए, बट द टाइप ऑफ फीड शुड चेंज। फास्टिंग करने से हम अपने मेटाबॉलिज्म को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बाउंस बैक भी करता है कई बार, ठीक है। आपने फास्टिंग छोड़ दिया, उसके बाद आपका वेट रिगेन भी बहुत फास्ट होता है। सो यू हैव, इट शुड बी अ साइंटिफिकली डिजाइन डाइट विच पेशेंट शुड टेक। तो जो पेशेंट बैरियाट्रिक की रेंज में नहीं होते हैं, जिन्हें हमें डाइट काउंसलिंग से करना होता है, हम उन लोगों को कभी भी इंटरमीडिएट फास्टिंग एडवाइस नहीं करते हैं। हम लोग उनको एक प्रॉपर डाइट पैटर्न पे रखते हैं, किस प्रकार का डाइट उनको देना है, दैट इज़ ऑल डिसाइडेड एंड अंडर गाइडेंस ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। ऑलराइट, तो मतलब ये डाइट के अंदर आप नॉर्मल खाना सारी चीज़ें खा सकते हो? खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। उसको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कितना तेल होना चाहिए, किस प्रकार का ग्रेन होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके सर, ये गॉल स्टोन बेसिकली बहुत सुनने में आता है एंड पथरी, इसको शायद हिंदी में सब लोग जानते हैं। ये पथरी होती क्या है सर? मतलब ये क्या पत्थर जैसा होता है, क्या होता है सर ये पेट के अंदर? गॉल स्टोन्स बेसिकली पत्थर वही होता है। कई प्रकार के स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉन स्टोन्स, पिगमेंट स्टोन्स, ये सब पित्ताशय गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं। ओके और जब हम निकालते हैं गॉल ब्लैडर को, तो आप देखेंगे तो एक्चुअली दे आर स्टोन्स, ओके वो स्टोन्स ही होते हैं। छोटी होती है इसलिए उसको पथरी बोल देते हैं। ओके हमारे पास तो पत्थर भी आते हैं, पथरी भी आती है। और आप विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी 500 स्टोन भी आते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके छोटे छोटे राई के दाने के बराबर भी बन जाते हैं, कभी ओके कभी चने की दाल के बराबर होते हैं। ऐसे कई सारे स्टोन्स पेशेंट्स कई बार लेके घूम रहे होते ओके सो ये सर मतलब जो बोलते हैं किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, दोनों क्या रिलेवेंस होते हैं या क्या इसमें हैं। नहीं नहीं डिफरेंशिएट नहीं, होता है किडनी स्टोन्स एक अलग एंटिटी है, गॉल स्टोन्स अलग एंटिटी है। सर? ओके दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ओके है ना। किडनी स्टोन्स के अपने एक कारण है, एक यूरोलॉजिस्ट बेटर समझाएंगे, बट पानी की कमी, किडनी इन्फेक्शन, ये सब चीज़ों के कारण ओके कुछ प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स खाने से किडनी स्टोन ज़्यादा होते हैं। ओके गॉल स्टोन्स बेसिक कारण उसका फैट के मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर का होता है, ओके कुछ ब्लड के डिसऑर्डर्स का होता है, ओके और फिर कुछ इन्फेक्शंस में होता है। ऐसा कहते हैं, फैटी फीमेल, फैटी फर्टाइल फीमेल इन 40 ओके हैज़ मोर टेंडेंसी टू हैव गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ओके फैटी फर्टाइल फर्टाइल फीमेल फीमेल इन 40, 40 ओके तो ये 4 एक रिस्क फैक्टर हो गए, है ना। ऑलराइट सो इस प्रकार से गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यूजुअली फैट मेटाबॉलिज्म के डिसअरेंजमेंट में ओके ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके सर एक बेसिक सा मतलब वो बोल सकते हैं मिथ है या पता नहीं रियलिटी है, जब भी किसी को स्टोन हो जाता है तो बात करते हैं बियर पी ले भाई, बियर पी ले तो क्या ये बियर पीने से कुछ रिमूव होता है या? आपको पीने की इच्छा हो तो उसको मान लो पीना है। बेसिकली बियर एक डायोरेटिक है, ओके उससे यूरिन ज़्यादा आता है। ओके तो किडनी स्टोन्स के लिए यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ यूरोलॉजिस्ट, नो ओके कमेंट्स। ओके बट हाँ,
गॉल ब्लैडर का इससे कोई संबंध नहीं है। ओके ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आप बियर पियोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज होगा, बियर गॉल ब्लैडर स्टोन दिक्कत देने लगेगा, तो ओके प्लीज़ हर पथरी एक जैसी नहीं होती है। ऑलराइट ऑलराइट। सो सर ये बेसिकली कितने टाइम में ये ट्रीटेबल हो जाती है, या नॉन सर्जिकल है या सर्जिकल है ये भी? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन्स कई बार पूरी लाइफ एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं। ओके एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको स्टोन है। ओके किसी और कारण से पेट का सोनोग्राफी कराया और पता लगा स्टोन है। ओके ठीक है, लेकिन जब गॉल ब्लैडर के स्टोन्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत खराब होती हैं। ओके सी, इफ़ यू आर यंग, आपको स्टोन्स हैं, थोड़े सिग्निफिकेंटली बड़े साइज के हैं, 1 सेंटीमीटर से या उससे बड़े हैं, ओके तो गॉल ब्लैडर निकाल लेना समझदारी है। ओके ठीक है, क्योंकि आपके पास एक लंबी लाइफ है अहेड, राइट तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशंस आर मोर। राइट मतलब अंकित, यू वोंट बिलीव, गॉल ब्लैडर को कभी कभी मतलब दूरबीन से ही निकालते हैं, लेप्रोस्कोपी से जो बोला आपने, कभी कभी निकालने में 10 मिनट ही लगते हैं, ओके अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है मेजॉरिटी Okay. केसेस में, until it is complex. ओके But complications of gallstones, I have seen patients suffering in ICU for 1 month also. ओ माय गॉड Underwent multiple surgery, पैंक्रियाटिस हो जाता है उससे। पैंक्रियाटिस एक ऐसी बीमारी है जो कभी तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है, कभी कभी महीना भर लगा जाती है, कभी सड़ जाता है, पेट के ऑपरेशन करने पड़ते हैं बड़े बड़े। गॉल ब्लैडर तो अलग रह गया। ओके तो ये तो आप अपन उसकी बात कर रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक की, भाई कि आपको पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन है और आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। ऐसे कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको तकलीफ होती है कि साहब पिछले साल भी दर्द हुआ था यहाँ पे, Okay. सूजन आई थी पित्ताशय में, पर दवाइयों से ठीक हो गया डॉक्टर साहब, अब Okay. फिर आ गई। वो ओके गॉल ब्लैडर कड़क हो जाता है, छोटी आंच चिपक जाती है। ओके ये गॉल ब्लैडर जब कड़क हो जाता है तो ऑपरेशन डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। बहुत ऑलराइट वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरा लिवर का कनेक्शन इंटेस्टाइन से वहीं से होता है ऑलराइट गॉल ब्लैडर के पास। ओके तो वो एक सर्जरी जो बहुत ही सिंपल बेसिक सर्जरी की तरह निकल के, इसमें केक वॉक जो होता है ना, बेसिकली राइट हम बोलते हैं, राइट ठीक है ना, मक्खन जैसा सर्जरी करके आप बाहर आ सकते हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लगेगा कि गॉल ब्लैडर निकल गया। ओके उस सर्जरी को पेशेंट्स कई बार बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो ओके अगर बाइल गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, आपकी एज यंग है, आप डायबिटिक है, क्योंकि डायबिटीज़ में इन्फेक्शन का पता नहीं लगता जल्दी। ओके कई बार पेशेंट सिर्फ सिंपल पेन के साथ आता है, गॉल ब्लैडर ऑपरेट करने जाते हैं तो पता लगता है सड़ा हुआ है अंदर से। ओके ठीक है, ये भी चीज़ें कई बार देखने को मिलती राइट है। लेकिन अगर कोई भी सिम्टम्स उसका आ रहा है आपको, ऑलराइट पेट में दर्द है, खासतौर से सीधे हाथ के ऊपर की तरफ, ये दर्द पीछे कमर की तरफ खिंचाव हो रहा है, ओके खाने के बाद दर्द बढ़े आता है, ओके मरोड़ जैसा दर्द आ रहा है एकदम से, ऑलराइट ठीक है, नॉजिएटिंग लग रहा है, फीवर आने लगता है, ये सब सिम्टम्स है गॉल स्टोन्स के। ओके अगर आपको गॉल ब्लैडर संबंधित कोई प्रॉब्लम चालू हो गई तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, इमीडिएट बेसिस पे जाके अपने गेस्ट्रो यस, सर्जन को यस, दिखाना यू शुड गेट ऑपरेटेड। गॉल ब्लैडर के Okay. बिना जी लोगे अच्छी तरह से, 1 महीने का परहेज रहता है। ओके द सी, गॉड हैज मेड आवर बॉडी इन सच अ वे कि हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है। आई अंडरस्टैंड कि हर ऑर्गन का एक फंक्शन है, बट गॉल ब्लैडर को एक स्टोरेज का फंक्शन दिया है। बट अगर वो डिजीज हो गई है, बीमार हो गई है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, हाथ सड़ जाएगा तो नहीं काटेंगे क्या, सडन फरने देंगे क्या? नहीं इसका फंक्शन तो कोई नहीं ले सकता। राइट बट लकीली गॉल ब्लैडर का फंक्शन जो है वो डक्ट्स ले लेती हैं, दे एक्ट एज अ रिजर्वॉयर। ओके कई बार 4-5 साल के बच्चों का भी निकालना पड़ता है। ओके तो तो थिंग इज उनमें दैट सर ये हेरिडिटी मतलब या बाय बर्थ होता है या कैसे? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। गॉल ब्लैडर की जो एनाटमी होती है वो कई बार एनोमलस होती है, ओके ठीक है ना, तो उसके अंदर बिलियरी ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं होता, तो उसके स्टेसिस मतलब जो रुकाव वहाँ पे रहता है, ठहराव बाइल का रहता है, उसके कारण स्टोन्स बनने लग जाते ओके हैं। ये प्रॉब्लम्स पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। ओके राइट सर एक चीज़ ये भी देखी है मैंने, जैसे कि कई बार ना हम खाना बहुत खाते हैं, नॉर्मल भी खाना खाया तो कई बार आपका एसिड या ऊपर मुंह में कुछ पानी आ जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, ये एसिड रिफ्लेक्स करता है, ये मतलब कहीं से कहीं तक ये रिलेटेड है कुछ अपने से आपने बताया था बीच में भी हर्निया से रिलेटेड, तो ये हर्टस हर्निया के से रिलेटेड ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं? अंकित, जो आप पूछना चाह रहे हो वो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ओके गर्ड। गर्ड बोलते हैं हम इसको। ओके मतलब कि गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफेगस मतलब अन्ननली, ओके पेट से अन्ननली में अगर कोई रिफ्लक्स हो रहा है तो उसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। ओके एक साधारण एसिडिटी में भी हो सकता है। यहाँ पे जो एक वॉल टाइप का बोलते हैं, वॉल नहीं होता है, बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है जैसे कि वो गॉल अन्नली बंद हो जाती है ताकि खाया हुआ या एसिड ऊपर ना आए,
वो ढीला हो जाता है, जिसको लेक्स लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं हम, ओके उसके कारण हो सकता है। ओके और एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। ओके अब हाइटस क्योंकि एंडोस्कोपी बहुत कॉमनली होती है आजकल, राइट इतने सारे फैसिलिटीज़ अब अपने कंट्री में आ गई हैं, पहले तो बहुत कम था, अब हर छोटे छोटे शहरों में एंडोस्कोपी हो रही है, तो डिजीजेस डायग्नोसिस जल्दी बनता है, ओके बीमारियां मिस नहीं होती। ओके तो बहुत कॉमन है आपको एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया पाना। ओके हाइटस हर्निया क्या है कि वॉल पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है, स्टमक या तो छाती में घुस रही है या साइड से निकल रही है, कई प्रकार होते हैं उसके। ओके तो ऐसे पेशेंट्स को खाया हुआ मुंह में आना या छाती तक आना, यहाँ पे जलन होना, फिर उसके कारण अटकाव महसूस होना, ओके ये सब सिम्टम्स होते हैं। ओके तो मैं मोटा मोटा कहूँ कि अगर 100 लोग हाइटस हर्निया के हैं जिनका एंडोस्कोप में आया है, ओके तो सिर्फ 2 को ही ऑपरेशन की जरूरत है, ओके बाकी अपने लाइफस्टाइल से ठीक रह सकते हैं। वेरी गुड कम खाओ, अच्छा खाओ, हाँ। तला गला मत खाओ, नॉनवेज मत वेरी खाओ, गुड रात को लेट मत खाओ, खाने के बाद वेरी सो गुड मत, क्या बात है हो सर गया काम खत्म। वेरी गुड ठीक है। सर मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ना कई बार ये देखा है मतलब स्पेशली मैंने ये समझा कि आप डिसीज लेके उनके पास जाते हैं नहीं है सर्जरी से ही होगा आप नॉर्मल नहीं कर सकते जैसे भी आपने बोला कि बहुत से कम लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर जब पड़ती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है करानी भी ज़रूरी है देखिए, दिस इज़ अ फैक्ट कि जो मैंने बोला हाइटस के लिए कि भाई उसके लिए हर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑपरेशन किन में करना है उसके बहुत डिटेल क्राइटेरियाज हैं। आप अगर किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं जो उस डॉक्टर का स्पेसिफिक डोमेन है, वो आपको गलत सलाह नहीं देता। ओके ऐसा नहीं है कि हाइटस दिखा तो ऑपरेट करने के लिए कूद पड़ेंगे लोग, नहीं करते ऐसा। ओके ठीक है, बिकॉज अगर किसी गलत मरीज को ऑपरेशन किया है जिसको ज़रूरत नहीं थी, तो उसको प्रॉब्लम्स होगी ओके और वो डॉक्टर वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना चाहता। ओके ठीक है, मोर ओवर पेशेंट का इतना बुरा नहीं करते। सो बेसिकली आपने जो कहा कि डॉक्टर सर्जरीज को पुश करते हैं, राइट सो दिस इज नॉट एक्चुअली राइट। मेनी टाइम्स ओके देर आर पेशेंट्स हु आर इन डिनायल मोड कि भाई मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ओके मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ठीक हो गए, तो डॉक्टर सर्जरी सर्जरी बोलते रहते हैं। सो गो टू अ स्पेशलिस्ट। हाँ, Okay. अगर आप किसी गैस्ट्रो सर्जन के पास नहीं जाओगे, हाँ आप किसी सिंपल फिजिशियन के पास चले गए जो हाइटस के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है, राइट तो वो आपको हो सकता है बोले कि यार मेरे हिसाब से शायद सर्जरी की ज़रूरत हो तुमको, जाओ मेरे पास आते हैं ना, कई बार डॉक्टर्स के पेशेंट आते हैं, ओके सर इनका हाइटस है, ऑपरेट करना पड़ेगा, आपके पास भेज रहा हूँ। ठीक है भाई, देखा तो उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है नहीं। भाई, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज अपने नॉलेज के हिसाब से बोला कि हो सकता है ज़रूरत पड़े, राइट पर अल्टीमेटली ही रेफर टू मी एक स्पेशलिस्ट के पास जिन्होंने डिसीजन लिया कि कराना है कि नहीं कराना है। ओके सो नो डॉक्टर्स पुशेस सर्जरी until unless it is required. ओके सर एक क्विक क्वेश्चन खेलेंगे हमारी ऑडियंस ये थोड़ा सा जाने कि गैस्ट्रो सर्जन के पास जब जाते हैं पहुंचते हैं तो जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना डॉक्टर साहब ये भी पूछ लूँ वो भी पूछ लूँ आज हम वो क्लियर करेंगे हमारी ऑडियंस के लिए एंड यू नीड टू गिव आंसर इन 1 लाइन और 1 वर्ड जैसे आप कंफर्टेबल हो शुरू पास करने कर सर सकते हैं जो नहीं समझ में आया। बिल्कुल सर पर हम छोड़ेंगे नहीं आपको वापस पूछ लेंगे पक्का। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ट गट फ्रेंडली इंडियन फूड कर्ड, दही, ओके वन फूड जो पाइल्स के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज, ओके टी या कॉफी विच इज बेटर फॉर डाइजेशन बोथ आर नॉट बेटर फॉर डाइजेशन। ओके मतलब दोनों चीज नहीं कंज्यूम करनी चाहिए हमें ज़्यादा Both in small quantity can do. ओके Extra quantity of either of the two is harmful. ओके पानी पूरी गट के लिए सही है Was that sufficient? ऑलराइट हमारी ऑडियंस स्मार्ट है समझ गए हैवी मील्स खाने का वर्स्ट टाइम Late night? ओके सो जो लेट नाइट बेसिकली फूड खाते हैं नाइट में खाते हैं Yes. उन्हें बेसिकली नहीं They all are patient. ओके बिकॉज वो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता Digest proper नहीं हो पाता। लेट नाइट है, पूरा सर्काडियम रिदम डिस्टर्ब होता है, ओके खाने के बाद यूजुअली सो जाते हो आप। ठीक है तो ना? सर जो ऑडियंस बेसिकली कॉल सेंटर्स में काम करती है जो नाइट शिफ्ट में हाँ। काम करती है They are actually suffering a lot. ओके उन लोगों को बहुत मुश्किल होता है अपना डेली रिदम सेट करने में, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और ये लोग बेचारे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक सिम्टम्स से परेशान परेशान रहते हैं। रहते हैं ओके सर आपका गुड टू गो कंफर्ट फूड ये आपकी चॉइस पे बटर मिल्क, बटर मिल्क ओके सो इट्स योर कंफर्ट गुड टू गो Yes. मिल्क सो इसके अलावा नॉर्मल फूड कौन सा खाने में प्रेफर करते हैं आप मैं सिंपल प्योर वेजिटेरियन फूड, Okay. सिंपल दाल सब्जी, माँ के हाथ का खाना। अरे वेरी गुड सर खाने के बाद एक हैबिट जो सबको फॉलो करना चाहिए
पानी थोड़ा लेट पिए, ओके वॉक करें। ओके सर, ये क्यों ऐसा मिथ है, पानी लेट क्यों पीना चाहिए सर? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन डिस्टर्ब्स हो जाता है थोड़ा सा उससे, ओके ठीक है। हैवीनेस रहता है, स्टमक स्ट्रेच होता है, ओके ठीक है। और वॉक करना तो इट्स ऑब्वियसली गुड आफ्टर फूड। सो खाने के जस्ट बाद वॉक कर सकते हैं या थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट कर करें? सकते हैं वॉक, खाने के बाद भी यू ओके कैन टेक अ गुड वॉक। ओके ब्रिस्क वॉक नहीं, फास्ट नहीं, टहलना है। टहलना है। ओके सो दैट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट योर फूड। यस यस यस। ओके स्ट्रीट फूड और होममेड फूड विच इज बेस्ट? हा 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 हा। राइट सर। सर बेरियाट्रिक सर्जरी एक शॉर्टकट है या वेट लॉस के लिए? नो, इट्स नॉट अ शॉर्टकट, इट इज फॉर दोज पीपल जिनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। ओके दोज हु कैन डू एक्सरसाइज एंड डू देयर वेट लॉस, उन्हें जरूरत करके नहीं देखो। है। ट्राई करूंगा सर। बट बेराटिक सर्जरी इज नॉट फॉर यू ना, वो Okay. क्राइटेरिया ही अलग है, वो उन लोगों के लिए है जो बहुत मोटे हो चुके हैं, चुके आपके लिए नहीं है। ओके क्यों पाइल सिर्फ स्पाइसी फूड से होता है सर? हो सकता है। ओके सो जो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं Yes. उन्हें ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं? करेक्ट, सिम्टम्स ज़्यादा प्रेसिपिटेट करते हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती है। ओके हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना हमेशा हर्निया कॉज करता है सर? हैवी ऑब्जेक्ट्स उठाना हर्निया कॉज कर सकता है, हमेशा कॉज करता है ऐसा नहीं है। ओके और भी फैक्टर्स है, स्मोकिंग इज अ फैक्टर, ओके कमजोर हो जाती है मसल्स, एज इज अ फैक्टर, ऑलराइट हेरिडिटी इज अ जेनेटिक्स, मतलब नॉट हेरिडिटी, कंजेनाइटल इज अ फैक्टर, बचपन से जन्म जाता है, ओके और बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादा सिगरेट पीना भी Most- आपके हर्निया के लिए हार्मफुल है? यस, आपकी मसल्स कनेक्टिव टिश्यू को वीक करता है, ओके आप छोड़ देना उससे। नहीं सर, मैं आई डोंट डू दैट। क्या हर्निया हेरिडिटी होता है सर? हर्निया हेरिडिटी नहीं होता, हर्निया कंजेनाइटल हो सकता है, मतलब जन्म से हो सकता है। ओके बट बाय ऐसा नहीं बर्थ। है कि अगर आपके फादर को है तो आपको हो जाएगा। Okay. So, all right. Done, sir. We are done with the questionnaire of that. And thank you so much for your presence here as in terms of this questionnaire. Quick question. हमारी audience फिर भी शायद ये पसंद करेगी आपकी I hope honest so. answers के लिए. I hope so. And I would seriously, I'm thankful for you. You came to our podcast show and you've made us so happy of giving so much of knowledge and information to our podcast, to our audience, that they are getting it from your side. And thank you so much, sir. थैंक यू अंकित, थैंक यू द एक्सट्रीम पॉडकास्ट टीम। Thank आपकी you. इतनी एंथुसियास्टिक, इतनी मतलब जिसे कहते हैं ना कि दे आर फुल ऑफ ज़ील, Right. these people will definitely create good work for Thank you. you. Thank you so much, sir. Thank you for inviting me. Thank you, sir.